स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियों जरूर देखें और सुने, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें जीस भाई ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। एक काल्पनिक नाम देते हुए, मेरा नाम अक्षय है। जो घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये कई साल पुरानी घटना है। दोस्तों, जब ये घटना हम लोगों के साथ घट रही थी, उस समय बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी मौत हमें आ लपकेगी। ये बात है 1999 के आसपास की। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त थे। हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे। मैं आप लोगों को सारी चीज परफेक्टली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं। जिस जगह पर हम लोग जा रहे थे किसी काम से, हमारे घर से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी थी। हम लोग शाम में घर से निकल चुके थे और रास्ते में एक जगह पर हमें कुछ मीटिंग करनी थी, और उसी वजह से हमें जो मेन डेस्टिनेशन पहुंचना था, वहां पहुंचने में काफी ज्यादा समय हो चुका था। रात के करीब 2:30 के आसपास मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार अक्षय, कहीं पर होल्ट लेते हैं, बैठ बैठ कर बहुत थक चुके हैं। मैंने कहा कि सही कह रहा है, हम कहीं हॉल्ट लेते हैं। हम रास्ते में देखते हुए जा रहे थे, लेकिन रास्ता काफी ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी तक नहीं दिखाई दे रही थी। और दोस्तों, आज से 24 या 25 साल पहले आप लोग जानते ही होंगे कि रोड्स पर रात के समय बहुत कम गाड़ियां होती थी। कुछ हाईवे तो ऐसे होते थे जहां पर से रात में मुश्किल से 10 से 20 ही गाड़ी गुजरती होगी। हम जिस जगह से गुजर रहे थे, वो जगह भी कुछ वैसी ही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, ऐसा नहीं लगता कि हमने रात के समय निकलकर गलती कर दी? वो कहने लगा कि हाँ, हमें नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन अभी निकले हैं तो हम पहुंच जाएंगे सुबह 5 बजे तक। फिलहाल के लिए कहीं रुक जाते हैं। हमें वैसे तो कोई भी ढाबा या होटल नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरा एक जो दोस्त आगे की सीट पर बैठा हुआ था, वो कहने लगा, अक्षय देख, वहां दूर लेफ्ट साइड में कुछ रोशनी नजर आ रही है। हम वहां चलकर रुक जाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। वैसे तो नॉर्मली जो ढाबे या होटल होती है, वो रोड के लेफ्ट साइड में रोड को टच करके ही होती है। लेकिन जहां से हमें रोशनी दिखाई दे रही थी, वो हाईवे से कुछ अंदर था। आप यूं मान के चलिए कि 50 से 60 मीटर हमें हाईवे से उतरकर नीचे की ओर जाना था। हमने भी वैसा ही किया। हम गाड़ी को धीमी करते हुए उसे रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगे। जब हम वहां पर जाकर पहुंचे तो वो होटल और रेस्टोरेंट दोनों था। मेरा दोस्त कहने लगा कि यहीं पर कुछ देर रिलैक्स कर लेते हैं। रास्ता भी बहुत सुनसान है और डर भी लग रहा है। हम मॉर्निंग होते ही निकल जाएंगे। हमें वहां पहुंचने तक रात के कुछ 2:45 हो चुके थे। जब हम लोग वहां पर पहुंचकर बैठे और बातचीत शुरू की, तभी रिसेप्शन के पास एक छोटा सा बेड था, लेकिन उस पर कोई भी सोया हुआ नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा कि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं है, ना ही तो उस बेड पर कोई सोया हुआ नजर आ रहा है। हमने उससे कहा कि ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं, शायद कोई आ जाए। अचानक से दोस्तों, रिसेप्शन का जो टेबल था उसके पीछे से एक बहूना आदमी निकलकर सामने आया। उसकी हाइट 3.5 फीट से ज्यादा नहीं होगी। मैं जानता हूं कि ये बहुत कम हाइट है, लेकिन आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए कि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इस दुनिया का आदमी है। और उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ा सा पत्थर मारकर उसका चेहरा पिचका दिया हो, और बहुत काला था।
आंखें बड़ी बड़ी थी उसके हाथ बिल्कुल छोटे और बहुत मोटे थे। जब वो करीब आया वैसे ही दोस्तों बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो बिल्लियों की आवाज जो थी वो उस होटल के बाहर से कहीं आ रही थी। होटल के चारों ओर घनी झाड़ियां थी। ऐसा लग रहा था कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हो, लेकिन वो आवाज गूंजकर और शायद आसपास की पहाड़ियों से टकराकर हमें दोबारा उतनी ही ज्यादा भयानक सुनाई दे रही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार कुछ डर सा नहीं लग रहा। उसने कहा कि डरने की क्या बात है, इतनी रात में तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। हम लोग वहां पर बैठकर बात कर रहे थे। जब वो बोना आदमी आया तो हम लोगों ने उससे कहा, कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जितना भी खाना हम लेकर आए थे वो खत्म हो चुका था और हमें काफी भूख भी लग रही थी। दोस्तों, खाना खत्म होने का एक रीजन ये भी था कि कुछ खाना खराब हो चुका था, जिस वजह से हमें उसे फेंकना पड़ा। उसने कहा कि इतनी रात में आपको क्या चाहिए खाने में। उसके बात करने का तरीका भी बहुत अलग था। हम लोगों ने कहा कि जो भी मिल जाए हमें चलेगा। उसने कहा कि किचन तो बंद हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ अरेंज करवा सकता हूं। हमने कहा कि हाँ, आप अरेंज करवा दीजिए। जब मेरे दोस्त ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सिर्फ एक अजीब सा लुक मेरे दोस्त को दिया और उसने कहा कि आप मुझे रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हो। क्या पता वो जानबूझकर हमसे अपना नाम छुपा रहा था या फिर वो अपने बारे में हमें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। हम वहां पर बैठे थे और वो कहीं गया हुआ था। लगभग उसे गए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके थे कि हमें कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज होटल के बाहर से आ रहे हैं। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि बाहर से देख, किसी की आवाज आ रही है। जब वो बाहर जाकर देखा तो होटल के बाहर एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था जो कि संकलियों से बंधा हुआ था। अपने आप जोर से हिल रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई खड़े होकर बात कर रहा है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे दोस्त ने कहा, यार अक्षय, वहां पर शायद कोई होगा, चल हम जाकर वहां पर देखते हैं। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मेरी हिम्मत हो ही नहीं रही थी वहां जाकर देखने की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और कहा कि चल हम दोनों साथ में चलते हैं। मेरे दो दोस्त वहीं पर बैठे हुए थे। हम दोनों जब वहां पर गए और वहां पर अच्छी तरह से देखा, चारों ओर तो कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मेरे दोस्त ने उस चलते हुए झूले को अपने हाथ से पकड़कर रोका, लेकिन जैसे ही उसने उस झूले को दोबारा से छोड़ा वो झूला अपने आप झूलने लगा। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर हवा भी नहीं चल रही थी और वो झूला भी काफी ज्यादा हेवी था, जो शायद ही हवा से भी हिल पाता। ऐसा लग रहा था कि झूले के पीछे खड़े होकर कोई धक्का दे रहा है। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल यार, यहां से चलते हैं। वो मुझे देखकर कहने लगा कि तुझे अजीब नहीं लग रहा, ये झूला अपने आप आगे चल रहा है। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, हमें खाना भी नहीं खाना, हम यहाँ से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। उसने मुझसे कहा कि अरे, हम ऑर्डर दे चुके हैं। हम बात करते करते जब रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि हमारे दोनों दोस्त वहां पर थे ही नहीं, सिर्फ हमारा सामान वहां पर रखा हुआ था। अब दोस्तों, कुछ अजीब सा हुआ। ऐसा लगा कि किसी बच्चे की चलने की आवाज आ रही है या फिर किसी बच्चे के पैर में वो सीटी वाले जूते पहना दिए गए हो और वो चलता हुआ हमारी पास आ रहा है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और एकदम से एक जोर की आवाज आई। जब वो आवाज हम लोगों ने सुने, हमारे दिल दहल चुके थे, क्योंकि वो आवाज के साथ साथ किसी ने जोर से बोला, उठो वहां से। और जैसे ही हम लोग वहां से उठे, ऐसा लगा कि वो बच्चा वही सिटी वाले जूते पहनकर हमसे दूर जा रहा है।
पता नहीं क्यों लेकिन हम उस आवाज से काफी ज्यादा डर चुके थे। हम वहीं पर खड़े होकर अपने दोस्तों को जोरों से चीखने चिल्लाने लगे, आवाज देने लगे। जो दो दोस्त वहां पर बैठे हुए थे और कहीं गायब हो चुके थे, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम जिस जगह पर रिसेप्शन पर बैठे थे, वहां से सामने बिल्कुल लंबा रास्ता था जो कि पैसे की ओर जाता था, और पैसे के दोनों ही साइड होटल्स के कमरे थे। मुझे नहीं लगता कि शायद उस समय उस होटल में कोई भी आदमी या औरत रुका होगा। होटल बिल्कुल सन्नाटा थे, और फिर अचानक से वही बहुना आदमी हमारे सामने आया। जैसे ही वो आया, हमने खाने का छोड़कर उसे सबसे पहला सवाल ये किया कि हमारे दोनों दोस्त कहाँ हैं। उसने हमारी ओर देखा और ऐसा लगा कि उसने हमारी बात को सुनकर अनसुना किया। कहने लगा, खाना लग चुका है, आ जाओ खाना खाने। मैंने उससे कहा कि खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता हमारे दोस्त कहाँ है। उसने दोबारा हमें देखा, फिर कहने लगा, पहले खाना खा लो। मेरा जो दोस्त था, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि हमारे दोस्त का है। उसने जोर से मेरे दोस्त को धक्का दिया और कहा कि खाना खा लो। समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना अजीब बर्ताव हमारे साथ क्यों कर रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि चल अक्षय, चल कर देखते हैं, क्या पता हमारे दो दोस्त वहीं पर हो। जब हम लोग उस खाने के टेबल के पास गए तो हमने देखा कि हमारे दोनों दोस्त वहां पर मौजूद नहीं थे। मैंने गुस्से में आकर उस दोनों आदमी को देखकर कहा कि हमारे दोस्त कहाँ है। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, और इसके बाद वो वहीं पर खड़े होकर घूरता हुआ हमें देख रहा था। 1 मिनट तक जब हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो उसने हमें देखकर कहा, खाना खा लो। हम कैसे खाना खाते। हमारे दोस्त कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे कि अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे से आ रही है, और वो आवाज हमारे दोस्तों की ही थी। मैंने तुरंत ही मेरे दोस्त से कहा, यार देख, यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। जरूर इस होटल में बेसमेंट में जाने का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा कि चल हम देखते हैं। हम जैसे ही वहां से उठे बेसमेंट का रास्ता ढूंढने, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए वो बोना आदमी कहा, मुझे इस बार इतना गुस्सा है कि मैंने सारा खाना उठाकर जमीन पर फेंक दिया, और मैंने कहा, नहीं खाना है तेरा खाना, हमें अपने दोस्तों को ढूंढने दे। जिस रास्ते से काफी ज्यादा अंधेरा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि शायद हो सकता है बेसमेंट का रास्ता वहीं से हो, और वो अंदाजा मेरा बिल्कुल सही था। जब हम वहां पर पहुंचे तो उसी जगह पर एक कमरा था। उस अंधेरे को पार करते हुए हम लोगों ने उस कमरे का दरवाजा खोला, और वहां पर हमने देखा कि बेसमेंट में जाने के लिए काफी लंबी सीढ़ी थी। हमारे पास लाइट्स तो थी नहीं, ना ही टॉर्च था। हम बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि मेरा एक दोस्त वहां पर बेहोश पड़ा है, और दूसरा बहुत रो रो कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। हम उन दोनों को देखकर दंग रह गए। मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए। वो मुझे देखकर कहने लगा, यार तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था। इस होटल में आत्माएं हैं। मैंने उससे कहा कि आत्माएं कहाँ है। आत्मा वो कहने लगा, तू नहीं जानता हमारे साथ क्या हुआ। फिर जो मेरा दूसरा दोस्त था, जो मेरे साथ नीचे उतरा था, वो कहने लगा कि पहले यहाँ से निकलते हैं, बेसमेंट का दरवाजा नहीं तो बाहर से कोई भी बंद कर देगा। हम लोगों ने अपने जो चौथे दोस्त को उठाया, जो कि बेहोश पड़ा था, उसे उठाकर हम लोग बेसमेंट के दरवाजे तक आए, और दोस्तों बेसमेंट का दरवाजा अपने आप एक आवाज के साथ बंद हो रहा था कि मेरे दोस्त ने जल्दी से भागकर जाकर उस दरवाजे को रोक लिया। हम वहां से तो बाहर आ गए, लेकिन हमारे सामने जैसे ही वो अंधेरा रास्ता खत्म हुआ, वही बौना आदमी खड़ा होकर रास्ते को रोका हुआ था, और हमें देखकर वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था।
बस ऐसा लग रहा था कि शायद आज हमारी मौत पक्की है। दोस्तों, उस बौने आदमी के पीछे हम लोगों ने देखा काफी सारी काली परछाई आकर खड़ी हो चुकी है, जैसा मानो 25 से 30 आदमी की भीड़ हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ उनकी परछाई है। एक परछाई होती है जो जमीन पर या दीवार पर नजर आती है, लेकिन काली परछाई खड़ी होते हुए बिल्कुल साफ उसके पीछे दिखाई दे रही थी। यानी कि वो परछाई नहीं तो दीवार पर थी, ना ही जमीन पर। बस ऐसा लग रहा था कि काफी सारा काला धुआं जो कि इंसानी आकार में उसके पीछे खड़ा हुआ है। और फिर वो बोना आदमी हम लोगों को देखकर कहने लगा, खाना फेंक कर अच्छा नहीं किया, अब उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। और फिर उसके बाद में जो उस बोने आदमी के पीछे काला धुआं था, वो सारा धुआं उसके पीछे से हटकर हम चारों दोस्तों को चारों ओर से घेर लिया था। और दोस्तों, उसके बाद वो काला और गाढ़ा धुआं हम लोगों को हवा में उठाकर खींचता हुआ दोबारा उसी बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। हम चारों के चारों चीखने चिल्लाने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन वहां हमें बचाने वाला कोई नहीं था। मेरा जो दोस्त था जो कि मेरे साथ उस झूले के पास आया था, जब उसे बेसमेंट में फेंका जा रहा था तब वो दरवाजा पकड़कर एकदम टाइट रुक गया था, लेकिन ज्यादा देर तक वो खुद को रोक नहीं पाया। आखिर उसका हाथ छोटा और उसे भी बेसमेंट में फेंक दिया गया। फिर बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। हम लोगों ने फिर अपने दोनों दोस्तों से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि वैसे ही काला धुआं जो था वह हम लोगों को पहले आकर घेरा और हमें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि होटल्स की सारी लाइट्स बंद हो गई है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि लाइट्स चली गई है या फिर यह सच में काला धुआं है, और हमें इसी तरह से हवा में उठाकर इसी बेसमेंट में लाकर फेंक दिया गया। मैंने उससे कहा कि क्यों, तुम लोगों ने क्या किया था। मेरा दोस्त कहने लगा कि दूसरा वाला जो दोस्त था उसके साथ जो वहां बैठा था, वो बात करते करते कहने लगा कि यार क्या पता ये खाना बना भी रहा है या नहीं। चले काम करते हैं, हम यहां से जाते हैं। हम दोनों उठे ही थे बाहर निकलने के लिए कि वो काला धुआं आकर हमें घेर लिया। इससे ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वो काला धुआं सिर्फ धुआं नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं थी जो उसी होटल में थी। उसके बाद हम वहां से निकलने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन हमारी सारी कोशिश नाकाम थी। हम वहीं पर बैठे थे। सुबह के कुछ 5:30 हो चुके थे। मेरे दोस्त ने कहा, हम कब तक ऐसा बैठे रहेंगे, चलो हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं। उसके बाद बेसमेंट में ही वैसे तो बहुत अंधेरा था, लेकिन मेरे दोस्त के हाथ में कुछ लगा जो शायद स्टील का था। उसने कहा, चलो इससे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने उससे मार मार कर दरवाजे को तोड़ा और जब वहां से बाहर निकले तब वो होटल नहीं बल्कि एक खंडर नजर आ रही थी। और चारों ओर ऐसा लग रहा था कि उसकी दीवारें किसी ने काले रंग से पेंट कर दिया हो, और यूं भी महसूस हो रहा था कि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया है। हम लोगों ने देखा कि रात में जो होटल इतनी अच्छी लग रही थी, वो दिन में एकदम खंडहर बन चुके थी। हम जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकले और बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर हम मेन रोड की तरफ आ रहे थे। जैसे ही हम मेन रोड की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में हमें एक आदमी दिखाई दिया जो तेज कदमों के साथ उसी रोड की ओर जा रहा था। हम लोगों ने उस आदमी को देखकर गाड़ी रोका और उससे उस होटल के बारे में पूछा। उसने कहा, ये होटल तो आज से 9 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। हमने कहा कि क्या हुआ था इस होटल में। वो कहने लगा, जब इस होटल को बनाया गया था उसके एक दिन के बाद कुछ लोग आए हुए थे।
कुछ गेस्ट थे जो कि उस होटल में इनॉग्रेशन के आए हुए थे, और फिर होटल में आने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वहां पर आकर बहुत हंगामा किया। वो किस वजह से लड़ रहे थे ये तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना लोग कहते हैं आसपास के कि किसी खाने पर ही उन लोगों का झगड़ा हुआ था, और इसके बाद झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुस्से गुस्से में उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल डालकर या तेल डालकर आग लगा दी। उस होटल में से एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा है। हमने कहा कि हम लोगों ने तो एक आदमी को देखा था। यहाँ पर वो कहने लगा कि हाँ, कहा जाता है कि एक बोना आदमी यहाँ पर था जो कि इस होटल में उस समय वॉचमैन के लिए आया हुआ था, लेकिन वो बौने आदमी के साथ भी क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ ये आज तक एक राज है। हमने कहा क्या कल रात में हमने जिस भौने आदमी को देखा वो उसकी आत्मा थी या सच में वो ही बोना आदमी था? दोस्तों, इसका जवाब दे पाना तो उन लोगों के लिए भी मुश्किल था। उसके बाद दोस्तों हम उस होटल से निकलकर घर आ गए। दोस्तों, अब यहाँ से मैं कुछ पिछली कहानी अटैच करूंगा क्योंकि कई सारे हमारे लोग हैं जिन्हें लंबी ऑडियो या लंबी वीडियो सुनना पसंद होता है। इसी वजह से अब इसके बाद हमारी कुछ पुरानी कहानियों आएगी। अगर आप लोगों ने सुन रखा है तो यहाँ से आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो। दोस्तों, हमारी अगली कहानी इंद्रजीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं एक शहर में रहता हूँ, लेकिन जो घटना में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो हमारे गांव की घटना है। उस घटना के बारे में कई सारे लोग जानते हैं और कईयों का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। ऐसा सच में कभी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, आप लोगों से एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो घटना जब हमारे साथ घटी थी तब हमें समझ में आया कि जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच है। हमारे गांव से कुछ 45 से 50 किलोमीटर दूर एक जंगल पड़ता है। जब मेन रोड से अगर किसी को गांव जाना होता है तो उस जंगल से लोग अक्सर शॉर्टकट ले लिया करते हैं, जिसके बाद 14 से 15 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है। वरना अगर वो सभी लोग मेन हाईवे से ही जाएंगे तो उन्हें 15 किलोमीटर का रास्ता एक्स्ट्रा पार करना होता है। मेन हाईवे पर भी कुछ सड़क का काम चल रहा था, जिस वजह से वहां के भी सड़क ठीक नहीं थी और जंगल के बीच का भी जो रास्ता था वो भी काफी खराब होता था, यानी कि कच्ची सड़क हुआ करते थे। हम एक बार अपने गांव जा रहे थे और वो शायद पहली बार था कि हम लोग रोड से अपने गांव जा रहे थे, वरना उससे पहले जब भी हम गांव जाया करते थे तो हम ट्रेन से ही जाते थे। गाड़ी में मैं, मेरे पापा, मेरी फैमिली पूरी सब बैठी हुई थी। मेरी उम्र उस समय 17 या 18 साल की थी। मैं आज से लगभग आप लोगों को 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब हम लोग उसी रास्ते पर पहुंचे तो पापा कहने लगे कि अभी मैं 1-2 महीना पहले ही आया था तो मैंने जंगल से शॉर्टकट लिया था, क्योंकि वो जो मेन हाईवे है वो सिर्फ नाम का मेन हाईवे था। वो भी सड़क अब बन रही है और वहां पर इसलिए स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। हम क्यों ना जंगल के बीच से ही चले जाते हैं, रास्ता भी छोटा पड़ेगा और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हमने कहा कि पापा बात तो सही है, तो वैसे ही करते हैं। हम सभी लोग जंगल से होकर जाने लगे। जैसे ही दोस्तों जंगल के बीचों बीच में पहुंचे, पापा को ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी के बाजू से कोई तेज गति से गुजरा। हमारी गाड़ी की स्पीड उस समय 20 की हुई होगी, क्योंकि रास्ता कच्चा था और अच्छा भी नहीं था तो गाड़ी भी धीरे ही चल रही थी। पापा कहने लगे अचानक से कि बाजू से कौन गुजरा शामिया। फिर रात का समय था, 8 या 9 बजे रहे होंगे, तो मैंने कहा कि पापा हमें तो कोई भी दिखाई नहीं दिया।
अगर शायद रात के 12 बजकर 1 मिनट बज रहे होते तो हम ज्यादा डरते हैं। तभी जो मेरा छोटा भाई था वो कहने लगा कि यहाँ पर तो लोग अक्सर कहते हैं कि इस जंगल में डायनों का वास है, चुड़ैल है, भूत है, कई लोगों ने तो देखा है न पापा। वो अपनी मासूमियत से कहने लगा कि पापा हमारे जो पड़ोस में अंकल रहते थे वो तो फिर पागल हो गए ना, और ना जाने वो क्या क्या बकवास कर रहा था। मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, यार तू चुप कर, कुछ भी बोलता है। अभी ये सब बात करने का सही समय नहीं है। और फिर से हम लोग वहां से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूरी पर आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि वहां पर एक जानवर कटाफ्ता मरा पड़ा था और वो जंगल के बीच रास्ते पर ही था। पापा कहने लगे कि बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जानवर कई टाइम से यहीं पर पड़ा होगा। मैंने कहा, नहीं पापा, ये जानवर मरकर यहाँ पर कैसे पड़ा रह सकता है, क्योंकि जंगल से बीच में से गुजरने वाला रास्ता यही है। तो क्या कोई भी गाड़ी आई नहीं थी कि इस जानवर को हटाया नहीं किसी ने? मैं पापा से अपने ही अंदाज में बात कर रहा था तो मेरे भाई ने कहा कि हो सकता है जानवर पहले इस रोड पे ना हो, कोई जंगली जानवर इसे खाने के लिए खींच रहा हो और मेन रोड पर ही छोड़कर चला गया हो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहां पर रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता वैसे तो जो जंगल के बीच से होता हुआ जा रहा था वो पतला ही था। मैंने कहा कि पापा, यहाँ साइड से दाईं ओर से आप गाड़ी को उतार के आगे से फिर से चढ़ा लीजिए। पापा ने कहा कि ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और पापा ने गाड़ी को साइड से उतार कर चढ़ा लिया। हम अभी कुछ दूर फिर आगे बढ़े थे कि दोबारा हमने एक मरा जानवर देखा जो कि आगे रास्ते पर ही पड़ा हुआ था। दोस्तों, दोनों ही जानवरों की एक बात कॉमन ये थी कि दोनों ही काले रंग के थे और उनमें से बहुत गंध आ रही थी, जिससे बिल्कुल ये समझ में आ रहा था कि इन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। वैसे कहते हैं ना कि औरतें कमजोर होती हैं। मेरी मम्मी ने जब दूसरी बार ये देखा तो मम्मी कहने लगी कि अब बस मेरा दिल यहाँ से आगे जाने के लिए मना कर रहा है। 2 बार यह चीज है, यह किसी होने वाली अनहोनी का संकेत है। यहाँ से हम फिर से पीछे मुड़ जाते हैं। पापा ने मम्मी को समझाया कि नहीं, यह कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, तो घबराओ मत। इस बार भी हमने गाड़ी को सड़क से नीचे उतार के फिर ऊपर चढ़ा लिया था। आगे से अब हमने देखा कि दूर सामने कोई बैठा हुआ है जो कि गाड़ी की ओर पिट कर कर बैठा था और आगे पीछे हिल रहा था। जैसा कि लोग बैठकर हिलते हैं, हल्का हल्का यूं लग रहा था कि वो कुछ पढ़ाई कर रहा हो या कुछ पढ़ रहा हो। उसने एक बड़ी सी कंबल ओढ़ कर रखी हुई थी। जब मम्मी पापा ने ये देखा तो पापा मुझसे कहने लगे, यार ये आदमी बीच सड़क पर बैठा है। पापा ने हॉर्न भी बजाया लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। पापा ने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही पापा उसके करीब गए, पता नहीं क्या हुआ कि हमने सिर्फ इतना देखा कि पापा वहीं पर खड़े खड़े गिर गए और गिरने के बाद पापा के सर पर चोट आई और फिर उनकी सर से खून निकलने लगा। हम ये देखकर तो बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी हम सब गाड़ी से बाहर निकले और जैसे ही उस आर्मी के पास पहुंचे, दोस्तों, आदमी तो वैसे ही पिट करके बैठा हुआ था, लेकिन उसने पूरी 180 डिग्री जितना अपनी मुंडी घुमाई और हमें देखने लगा। उसकी आंखें लाल अंगार जैसी थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े बाल थे। उसकी जो भव्य थी वो काफी ज्यादा लंबी थी, मानो की आंखों के सामने आ रही थी और वो हमें देख रहा था। अपनी भव्य हटाकर ये देखकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब हम ये सोचने लगे कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी ही पापा को हम लोगों ने जैसा तसा उठाकर गाड़ी में डाला। मुझे थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती थी और मैं तब तक सीख चुका था। मैंने जल्दी जल्दी सभी लोगों को गाड़ी में बैठने को कहा।
हम सभी लोग बैठे, मैंने गाड़ी को चालू किया और गाड़ी को चलाने लगा। मेरी मम्मी जो थी वो कहने लगी कि गाड़ी को इसके ऊपर से निकाल दे। मैंने कहा मम्मी आपकी क्या कह रही हो, ये मर जाएगा। मेरी मम्मी कहने लगी जो गांव के लोग कहते थे उनकी बातें गलत नहीं हैं और ना ही तो वो झूठ बोलते थे। ये सिर्फ एक भूत या किसी की आत्मा है। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने गाड़ी चालू की और गाड़ी को तेज गति से भगा दिया। जैसे ही मैंने गाड़ी को भगाया, गाड़ी उसके पास जाकर एकदम से अपने आप रुक गई और मैंने फिर देखा कि वो आदमी जो अब तक बैठा हुआ था वो कहीं गायब हो गया। मैं गाड़ी को दोबारा से चालू किया। गाड़ी लेकिन अच्छे से चालू हो गई और अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। मम्मी ने पापा के सर पर वो कपड़ा वगैरह बांध दिया था जिससे पापा के सर से ज्यादा खून ना निकले। फिर मैं जल्दी जल्दी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। दोस्तों, कुछ ही दूरी को पार करने के बाद हमने फिर उस आदमी को वहीं पर बैठा हुआ देखा। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मैंने मम्मी को पीछे मुड़कर देखा और कहा कि मम्मी देखो वो आदमी फिर से सामने ही बैठा है। मम्मी ने कहा कि इस बार भी गाड़ी रुकाना नहीं। वो आदमी इस बार उठकर खड़ा हुआ और हमें ही घूरने लगा। उसका पूरा शरीर तो उस कंबल से ढका हुआ था, लेकिन अभी चमकती हुई दो आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि वो आदमी के पास जाकर गाड़ी एकदम से रुक गई। पता नहीं कैसे बंद पड़ गई। वो आदमी हमारी गाड़ी के पास आया और आकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर उसने कुछ इशारा किया जो हमें समझा नहीं। मैंने गाड़ी को कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। जब मैं गाड़ी से दोस्तों बाहर निकला तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से हवा में उठाकर मुझे फेंका, जिसके बाद मैं सड़क से नीचे की ओर जाकर गिरा और मुझे कई सारी जगह पर बहुत ज्यादा चोट भी आई हुई थी। दोस्तों, मैं अपने आप को संभालना या अपने परिवार की रक्षा करता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मेरे डैडी अब भी अंदर गाड़ी में लेटे हुए थे और उन्हें तो होश ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को संभाले हुए उस सड़क पर आने लगा। ऊपर चढ़कर मैंने देखा कि वो आदमी अब वहां नहीं है। वो कहीं भी आसपास नहीं दिखाई दे रहा है। बस मेरी मम्मी रोते हुए चीख रही थी। वो एक तरफ पापा को संभाल रही थी और दूसरी ओर मुझे चीख चीख कर बुला रही थी। और जैसे ही मैं आया, मम्मी ने कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ और दरवाजे को लॉक कर दे। मैंने भी वैसे ही किया। अब मैं भी रो रहा था और मुझे भी कई सारी जगह पर चोट आई हुई थी। मैं पीछे मुड़कर पापा को देख रहा था, मम्मी को, और मन में ये सोच रहा था कि एक मिनट में क्या से क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले ही हम सब कितने खुश थे, कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन हमारे साथ ये सब क्या हो गया हमें समझ में ही नहीं आया। अचानक पीछे से मैंने देखा मेरे रेयर क्यों मिरर में कि कोई आ रहा है। और वो जो भी था वो बाइक पर था। उसके पास में एक त्रिशूल भी था। वो आदमी शायद पुजारी होंगे। वो हमारे गाड़ी के पास आकर रुक गया और गाड़ी को देखने लगा। मैंने का चुतारा और उनसे सारी बातें कह दी। वो कहने लगे कि गाड़ी सोच रहो। मैं गाड़ी सोतरा। उन्होंने उस त्रिशूल पे से एक धागा निकाला, मेरे हाथ पर बांधा, एक धागा गाड़ी की स्टीयरिंग पर बांध दिया। कहने लगे जाओ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी ये बात एकदम सही निकली। मैंने जैसे ही गाड़ी को चालू किया, गाड़ी चालू हो गई और हम लोग वहां से आगे निकल गए। हम गांव में आने के बाद ये सारी बात लोगों को बताएं। कई सारे लोगों का ये कहना था कि वो एक अच्छा आदमी है जो उसी जंगल में घूमता है और लोगों की मदद करता है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन हाँ, आप सभी लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो आदमी सच में बहुत अच्छा था।
मेरे डी आज भी जिंदा है और उन्हें भी वो घटना आज भी याद है। दोस्तों, उस घटना के बाद हम कई सालों तक गांव बाय रोड गए ही नहीं, और फिर जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, तो अभी में फिर से पहली बार हम लोग बाय रोड अपने गांव गए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शकील की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शकील है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो जगह वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ घटनाएं वहां पर भी ऐसी हुई है जो मैं आने वाले समय में आपको जरूर भेजूंगा। लेकिन आज जो घटना ये बता रहे हैं, घटना काफी ज्यादा डरावनी है। चलिए इनकी घटना पर आते हैं। ये घटना आज से 15 साल पुरानी है। लगभग उस समय मेरी बहन की उम्र 19 साल की थी। मेरी बहन और मुझ में 4 साल उम्र का डिफरेंस है। हुआ कुछ ऐसा था कि अचानक से मेरी बहन की तबीयत खराब रहने लगी। बैठे बैठे वो अजीब सी हरकत करते, कभी खुद को मारती, कभी सामने वाले को मारती। कई बार वो दीवार से अपना सर पटकने लगते। उसमें से कई बार तो वो हमारे घर की छत से कूदने की भी कोशिश की थी। लेकिन हर समय हम में से कोई न कोई उसे देख लेता और उसे बचा लेता। इसीलिए घर के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इसे एक कमरे में बंद करके ही रखा जाएगा, और फिर हम सभी लोग उसे कमरे में बंद करके रखते थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो गया है। कई बार हम लोगों ने डॉक्टर्स को भी दिखाए, लेकिन हर जगह रिपोर्ट उसकी नॉर्मल ही आती थी। उसके शरीर में अजीब से दाग दिखाई देते, जिसे देखकर ये समझ में आता कि कोई इसे बहुत मारता है। वो हमारे सामने रोती, चीखती, चिल्लाती और यही बोलती कि रात के समय जब भी वो सोती तो ऐसा लगता कि कोई उसे मार रहा है, कि उसके ऊपर चढ़कर बैठा है। एक बार तो हद तब हो गई जब उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर किसने काट लिया है। जब मेरी मम्मी ने जाकर उसे देखा तो पाया कि उसके पूरे शरीर पर 4 बड़े बड़े दांतों के निशान थे, जो हर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर थे। वो दांतों के निशान देखकर घर के सभी लोग घबरा गए कि ऐसा इसके साथ किसने किया। घर में लोग परेशान थे। तभी एक दिन हमारे घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। जब उन लोगों ने हमारी ये सारी बात सुनी, तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि एक काम कर सकी, तू आज मेरे साथ चल, मैं तुझे एक मौलाना से मिलाता हूँ, शायद हो सकता है वो तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सके। मैंने कहा कि हाँ, मैं जरूर चलूंगा। मैं उनके साथ निकल गया। जब मैं उस मौलाना के पास गया और जाकर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो पहले से कुछ पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो मेरे पास आए। कहने लगे कि अपनी बहन की समस्या लाए हो। मुझे पता है। इतना सुनकर मैं एकदम खामोश हो गया। मन ही मन सोच रहा था कि इन्हें कैसे पता चल गया होगा। वो कहने लगे कि तुम्हारी बहन के ऊपर कुछ जिन्नात का साए है। मैंने कहा, जिन्नात के साए मेरी बहन के ऊपर क्यों? वो कहने लगे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। बस फिलहाल ये जानो कि तुम्हारी बहन को उन लोगों से बचाना बहुत जरूरी है, वरना वो धीरे धीरे तुम्हारी बहन को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होते रहेंगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग तुम्हारी बहन को जान से मार देंगे। इतना सुनकर मेरे पैर कांपने लगे और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहने लगा कि मौलाना, आप ही कोई रास्ता बता दीजिए। वो फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करो, तुम अभी चले जाओ, मेरे पास 2 दिन के बाद आना। मैं तभी इसका समाधान ढूंढ कर रखूंगा। मैं उनकी बात सुनकर वहां से निकल गया और अपने घर आ गया। 2 दिन खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
इसके बाद मैं जब उनके पास गया तब उन्होंने कहा कि कोई भी काला जानवर, चाहे बिल्ली, कुत्ता या बकरा, उसका सर मेरे पास लेकर आना। मैंने कहा, उसके सर से आपको क्या लगे कि बस उसका सर मेरे पास लेकर आना, और अगर हिम्मत है तो ही आना, क्योंकि मैं तुमको ही एक काम करने के लिए दूंगा जिसमें जान का भी खतरा है। अगर तुम वो कर सकते हो तो ही मेरे पास आना। मैंने कहा रोते हुए कि मौलाना, मेरी बहन की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। अगर मेरी जान को खतरा भी होगा तब भी मैं वो काम करूंगा, बस आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आओगे तब बता दूंगा, और उन्होंने मुझसे ये भी बात कही थी कि जब भी आना होगा तब सूरज डूबने के बाद ही आना। मैं अगले ही दिन उनके पास एक बकरे का कटा हुआ सर, जिसका रंग पूरा काला था, वो लेकर पहुंच गया। मौलाना ने कहा कि अब ये सर में कुछ ताबीज बांधूंगा, वह ताबीज को ले जाकर तुम्हें कहीं दूर किसी कब्रिस्तान में गाड़ना होगा। मैंने कहा कि मौलाना, कहीं दूर, मुझे आसपास के ही कब्रिस्तान के बारे में पता है। मैं कहाँ दूर जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कब्रिस्तान भी ऐसा होना चाहिए जो कि अब बंद पड़ गया हो। मैं बहुत दिमाग पर जोर डाला, लेकिन मेरे आसपास या मेरी जान पहचान में ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे उसके बारे में बता सके। मैं कहने लगा कि मौलाना, ना ही तो मुझे पता है और शायद ना ही किसी और को पता होगा जिससे मैं ये बात पूछूंगा। फिर उन्होंने मुझे एक जगह का एड्रेस दिया जो हमारे घर से लगभग 280 किलोमीटर दूर था, और वो ये कहने लगे कि तुम्हें अभी इसी समय इस मुंडी को ले जाना होगा। मैंने कहा कि अभी? वह कहने लगे, हाँ, अभी इसी वक्त। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक बात और भी कही कि तुम्हें जब यह कब्रिस्तान में जाकर गाड़ना है तो याद रहे कि वह समय रात में 12 से लेकर 2:30 बजे के बीच का होना चाहिए, ना तो उसके बाद ना उससे पहले। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो तभी कुछ 8 बच्चों के थे, और जिस जगह का उन्होंने मुझे पता दिया था वो 280 किलोमीटर था। मैं अपनी बाइक पर तुरंत बैठा और बाइक को तेज गति से चलाने लगा। 12:30 बजे के आसपास मैं उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कब्रिस्तान खंडर बन चुका था, क्योंकि कई सालों से शायद ही वहां पर कोई गया होगा। मैं चुपके से उसके टूटी हुई दीवार को कूदकर अंदर चला गया। वहां जाने के बाद अब मैं ऐसी खबर ढूंढ रहा था जो कि अच्छी हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कब्रें अब टूट चुकी होगी, और मैं सच में देख रहा था। कई सारी खबरें थी जो कि टूट फूट चुकी थी। मुझे 2 खबर बाजूम बाजू में दिखाई दी। मैं तुरंत उस कब्र के पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा था कि पहले अपने ऊपर कुछ पढ़कर फूंक लेना। मैं अपने ऊपर दुआएं पढ़कर फूंकने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे उस खबर को खोदने लगा। कब्र को खोदना काफी गहरा था। उन्होंने पहले ही ये बात कही थी कि कम से कम अपनी कमर तक के उस खबर को खोद देना। मैंने काफी गहरी वो कब्र को खोद दी, और उसके बाद उन्होंने कुछ दुआएं दी थी जो पढ़कर जो कब्र के अंदर पूंख मारनी थी, फिर उस मुंडी को गाड़ देना था। मैंने जैसे ही वो दुआएं पढ़ना शुरू की तब मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे से किसी की चीखने, चिल्लाने की और रोने की आवाजें आ रही हैं। मैं पढ़ाई को रोका नहीं। मैं कंटिन्यूअसली पढ़े ही जा रहा था, और पढ़ते पढ़ते जब मुंडी को पीछे घुमाकर देखा तो पाया कि पीछे 7 लंबी कद की औरतें खड़ी हैं। उनके हाथ में ऐसा लग रहा था कि कोई डेड बॉडी है, जो कि सफेद कपड़े में रैप करी हुई थी। वो बस उस डेड बॉडी को लेकर रो रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इस बंद कब्रिस्तान में ये औरतें कौन हैं। एक बार को मुझे लगा कि शायद ये चुड़ैल होगी, लेकिन मैं यहाँ पर गलत था। अब मैं वो पढ़ाई को कंटिन्यू चालू ही रखा था। मैं पढ़ते ही जा रहा था कि धीरे धीरे वो औरतें ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उनकी चीखने चिल्लान की आवाज इतनी ज्यादा थी कि मैं उस पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था।
फिर भी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए अपने कानों को बंद करके मैं उस पढ़ाई को कर ही रहा था। वो औरतें मेरे बैक साइड में खड़ी हुई थी और मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी जो अब तक नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी जल्दी उस पढ़ाई को पूरी किया और उसके बाद उस बकरे की मुंडी को मैं उस कब्रिस्तान में गाड़ दे, और फिर जब मैं मिट्टी डाल रहा था तब मैंने देखा कि वो औरतें मेरे से दूर जा रही है और जाकर उस कब्रिस्तान के गेट पर रुक गई, और फिर मैंने देखा कि अब वो औरतें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसा मानो कि उनके ऊपर किसी ने रोशनी डालकर रखा हो या तो वो खुद चमक रही थी। मैंने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी मिट्टी डाला। मिट्टी डालकर मैं जब वहां से निकलने लगा तो उस गेट के ही बाजू में जो टूटी हुई दीवार थी, मैं वहीं से कूदकर आया था। मुझे जाना भी वहीं से था क्योंकि मेरी बाइक भी वहीं खड़ी हुई थी। मैं जैसे ही उस दीवार के पास पहुंचा तभी उनमें से दो लोगों ने आकर मेरा रास्ता रोक दिया। मौलाना साहब ने मुझे पहले से एक ताबीज दे रखी थी। शायद उन्हें पता था कि हो सकता है मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होगी। मुझे तो वो चुड़ैलों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने तुरंत वो ताविज को अपनी शर्ट के अंदर से बाहर निकाल दिया और वो तबीयत के बाहर निकलते ही वो दोनों चुड़ैल ने मुझे रास्ता दे दिया। जाने के लिए मैं जल्दी से वहां से बाहर निकला और बाइक पे बैठकर बाइक को भगाने लगा। मुझे घर आने में सुबह 6 बज चुके थे। मैं घर आकर सो गया और फिर जब उठा तब मैंने देखा कि मेरे शरीर पर भी कुछ अजीब से निशान थे। वो मार के निशान तो नहीं थे, लेकिन उनको समझ पाना मुश्किल था। मुझे एक बार को ऐसा लगा कि कहीं अचानक से मुझे एक कोई बीमारी तो नहीं पकड़ ले। मैं बस शाम होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मगरिब का समय हुआ, मैं जाकर मौलाना साहब के पास गिर गया क्योंकि अब मुझे बहुत चक्कर आ रही थी। फिर वो मेरे पास है। उन्होंने मेरे मुंह पर कुछ पानी मारा और उस दरगाह का पानी लाकर मुझे पिलाया, जिसके 15 से 20 मिनट के बाद मैं थोड़ा ठीक सा महसूस करने लगा और उठकर बैठ गया। फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार में बताई। वो कहने लगे कि वही जो तुमने साथ चुड़ैल को देखा वो दरअसल चुड़ैल नहीं बल्कि 7 कबीज थी। मैंने कहा खबीस, और कहने लगे कि हाँ वही थे जिन्होंने तुम्हारे बहन की ये हालत किया था। उसके बाद मौलाना मुझसे कहने लगे कि तुमने क्या क्या किया। मैंने जब उन्हें बताया कि जब वो लोग मेरा रास्ता रोक रहे थे तो मैंने सामने ताबीज लेकर आया, जिसके बाद वो दोनों हट गए। वो कहने लगे कि अब कल सुबह तक तुम इस दरगाह से बाहर मत निकलना, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जान को कितना खतरा है। मैं उस दरगाह में ही बैठा रहा और वो भी दरगाह के अंदर ही थे। वो शायद कुछ और पढ़ाई कर रहे थे। फिर उन्होंने अलग से कहने लगी कि इसे अपने दाह में हाथ पर बांधो और जाकर दूसरी ताबी अपनी छोटी बहन के हाथ पर बांधो, और उसके बाद 7 दिन तक चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, ये ताबीज को मत निकालना। मैंने भी कहा कि ठीक है, और वो दोनों ताबीज लेकर मैं अपने घर पर आ गया। जब मैंने अपनी बहन को वो ताबीज बांधा तब वो थोड़ा सा अजीब हरकत कर रही थी, लेकिन जैसा पहले करती थी, अपने आप को मारना, चोट पहुंचाना, उल्टी सीधी बातें करना, गालियां देना, अब वो सब नहीं था। मैंने खुद पर भी बांध कर रखा था। वो 7 दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं हमारे साथ घटी, लेकिन कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर 7 दिन के बाद मौलाना साहब के पास गया और जाकर उन्हें बता दिया कि हमने 7 दिन पूरा ये ताबीज को पहन कर रखा, लेकिन हमारे साथ कुछ भी बड़ा दुर्घटना नहीं घटी। फिर वो कहने लगे कि अब वो ताबीज निकाल कर रख दो और आज के बाद तुम लोगों को कभी भी वो खबिश्त कहीं नहीं दिखेगा और ना ही परेशान करेगा। दोस्तों, फिर सच में वैसा ही हुआ।
आज इतने साल उस घटना को घट चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उस कबीस को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी शकील की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हुगली से सम्राट ने भेजी है। चिलियन की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 2 साल पहले मेरे साथ घटी थी, जब मैं 7th क्लास में था। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम अंकिता था। मैं शाम में जब उसको अपने घर पर ड्रॉप करके अपनी साइकिल लेकर वहां से निकला तो सोचा कि क्यों न जंगल से शॉर्टकट रास्ते से चला जाता हूँ, घर भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर झाड़ियों में मुझे कुछ दिखने लगा। मैंने ना चाहते हुए भी साइकिल को रोक दिया और साइकिल से उतरकर मैंने देखा कि एक लड़की जिसके पैर उल्टे हैं और उसके हाथ घुमे हुए थे। वो देखने के बाद मैं वहां से भागना चाहा, लेकिन उसका जो फेस था वो थोड़ा थोड़ा अंकिता में मिलता था। मैं यही देखकर ये सोचने लगा कि कहीं ये अंकिता तो नहीं। फिर जैसे तैसे वहां से निकल गया और जब आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। घर जाकर मैंने मम्मी को सब बताया और उसके बाद मैंने अंकिता को कॉल किया। उससे पूछा कि तू क्या वहां जंगल वाले रास्ते पर थी। वो कहने लगी कि पागल है क्या, तूने ही तो मुझे घर पर छोड़ा, मैं क्यों कहीं तुझे रास्ते में मिलूंगी। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्या जो मैंने देखा वो एक छलावा था। तो दोस्तों, ये थी सम्राट की छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी मजेदार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात आज से कुछ 4045 साल पहले की है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरी फैमिली का टेक्सटाइल का बिजनेस था, यानी कि मिल थी। सब भाई और कजिन मिलके धंधा संभाले थे। हमारे पास एक मीडियम साइज का टेम्पो ट्रक था, जो माल सामान लाने और डिलीवरी करने के लिए यूज किया जाता था। नॉर्मली ड्राइवर ही डिलीवरी करते थे, लेकिन एक रात को एजेंट डिलीवरी और बड़ा ऑर्डर मिला कपड़ों का। इसीलिए मेरे छोटे चाचा, जो कि मेरे पापा से 2 साल छोटे हैं, वो भी पहली बार उस ड्राइवर के साथ उसके बाजू में पैसेंजर सीट पर बैठकर डिलीवरी करने निकल पड़े। पीछे सामान भर के शटर डाल के लॉक कर दिया था और फिर वो दोनों ही वहां से निकल पड़े। गुजराती गाना लगाकर वो मजे से आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि हम मुंबई में रहते थे और डिलीवरी थी गोवा में। रास्ते से जाना था और रात को करीब 10 बजे उन लोगों ने अपना सफर शुरू किया था। ठंडी का महीना चल रहा था। थोड़ा थोड़ा रास्ते में फोक भी मिल रहा था, और आप में से लोग जानते ही होंगे कि ठंडियों के महीने में अक्सर ही रात में फॉग काफी ज्यादा मिलता है। 1-1.5 घंटे में वो दोनों सिटी एरिया से बाहर निकल गए थे। तब ज्यादा हाईवेज नहीं थे। इतने सालों पहले जो हाईवे थे वो भी बराबर से बने हुए नहीं थे, या यूं कहिए कि हाईवे और कच्ची सड़कों में फर्क पता ही नहीं चलता था। अब आया मुंबई सिटी एंड गोवा सिटी के बीच का जंगल, यानी कि गांव का कच्चा पक्का ऐसा कुछ रास्ता था। यहाँ कभी कभी पतली सड़कें भी होती थी तो कभी कच्ची सड़कें मिलती थी। स्ट्रीट लाइट्स कभी होती तो कभी नहीं। कभी कभी रास्ता खराब और जंगलों के बीच में से गुजरता हुआ होता था। माहौल तो एकदम ही मानो किसी भूत या पिक्चर से कम का नहीं था। फिर यही कुछ 2:30 या 3 बजे होंगे, तभी जंगल का रास्ता दोबारा शुरू हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये तो बहुत बेकार रास्ता है, कितना पथरीला और आजू बाजू जंगल, चारों ओर घना अंधेरा और सड़क भी बहुत पतली सी थी। अगर इस तरह एक ट्रक पास हो रही है तो दूसरी ट्रक मानो वहां से जा ही नहीं सकती। ये लोग सोचने लगे कि पता नहीं ये सड़क कब खत्म होगी और हमें अच्छी सड़क मिलेंगे। तभी कच्चे और पथरीले रास्ते की वजह से ट्रक स्लो चल रहा था। वो ड्राइवर यही कुछ 2030 की स्पीड में होगा। उबड़ खाबड़ रास्ता था और उस अंधेरे में उस ट्रक के हेडलाइट भी मानो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी।
यानी कि उस हेडलाइट की रोशनी में रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जब ट्रक पथरीले रास्ते पर चलती है और हिलती है तो आगे का रास्ता भी कुछ वैसा ही दिखता है, जैसा मानो ब्लर जैसा दिखता है। और फॉग भी वहां पर उस रास्ते पर काफी ज्यादा था। एक बात ये भी बता दो कि वो फॉग हेडलाइट को और भी ज्यादा कमजोर कर रहा था आगे का रास्ता देखने में। तभी मेरे चाचा ने यही कुछ 4050 मीटर दूर देखा कि सड़क के बीचों बीच आगे की ओर एक सफेद कपड़े में कोई चल रहा है। अब ये व्यक्ति कुछ अजीब सा लग रहा था। ट्रक जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में वो भी जा रहा था, आगे आगे, यानी कि मेरे चाचा जो ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पर बैठे हुए थे, उन्हें वहां से बैठे हुए उस व्यक्ति की पीठ नजर आ रही थी। मेरे चाचा ने सोचा कि यार, इतनी रात को, यानी कि रात के 3 बजे कौन है ये जो इस घने जंगल में अकेला चल रहा है। फिर ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें काले लंबे बाल भी दिखाई दिए जो सफेद ड्रेस के आगे, यानी कि सफेद ड्रेस के ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहे थे। तो वो समझ गए कि ये कोई औरत है। फिर तब उन्हें ख्याल आया कि गांव का सुनसान रास्ता है, शायद ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया हो। गांव में वैसे ही उस जमाने में कुछ ऐसा ही होता था, या फिर ये कोई पागल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको कोई मदद की जरूरत हो। काफी सारे ख्याल मन में आने लगे। उन्होंने ड्राइवर को बोला, काका जरा हॉर्न मारो ताकि औरत थोड़ी सावधान हो जाए। काका ने बहुत हॉर्न मारा। औरत वैसे ही बिना मुड़े या हटे वहीं चली जा रही थी और आगे बढ़ते ही जा रही थी। फिर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई 30 से 40 से 50, बल्कि 50 से तक उस पथरीले रास्ते पर स्पीड बढ़ाई कि भाई नजदीक जाए तो शायद ये बहरी सुन ले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। उन्होंने देखा कि 6070 किलोमीटर की स्पीड पर भी वो औरत अब भी उतनी ही दूर दिखाई दे रही थी। यानी कि वो औरत नजदीक दिख ही नहीं रही थी। जितनी तेज गति से स्पीड को बढ़ा रहे थे, वो उसी ट्रक से आगे 4050 मीटर की दूरी पर ही दिखती। ये देख के चाचा इतना डर गए कि मानो उनका शरीर कांपने लगा और सर दर्द से फटने लगा। सुनी सुनाई बातें तो खैर ठीक थी, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार देखा था। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। हम ब्राह्मण लोग हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा भी ब्याहाट याद थी। अब चाचा वापस हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या था यार। ड्राइवर ने कहा, मालिक मैं तो आए दिन ऐसा सब देखता रहता हूँ और काफी किस्से भी सुने हैं मैंने और दूसरे ट्रक वालों ने, लेकिन मैं पहले से ही बता के डराना नहीं चाहता था। आपको ये एक आत्मा थी जिसका कुछ इलाका होता है, एक निश्चित समय और जगह पे ही वो दिखाई देती है, या फिर उस जगह पर जहां इनको मारा गया हो या इनके साथ कुछ गलत हुआ हो, फिर वो नहीं दिखते हैं। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी ना तो ट्रक रोकना, ना ही इनकी मदद करने के लिए नीचे उतरना, वरना जान चली जाएगी। इस स्टोरी को चाचा ने मुझे 10 साल पहले बताया था और दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। ये घटना जिन्होंने हमें भेजी है उनका नाम यश है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियों आप लोगों को पसंद आई होंगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।